मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में स्कूल का समय अब बदल दिया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 दिसंबर से इसका पालन किया जाएगा, जिसमें 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चलने वाले हैं। खेलकूद और संगीत के लिए 1 घंटे का क्लास भी होगा। परीक्षा होने पर दूसरी कक्षा स्थगित नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बैगलेस शनिवार होगा, यानी कि शनिवार के दिन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो स्कूल जाएंगे बिना बैग के जाएंगे। संस्कृत और उर्दू स्कूल में भी समय बदल दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों का नए सिरे से फिर से ट्रांसफर होगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। ई शिक्षा कोष पर फिर से आवेदन लिए जाएंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन शिक्षक अब कर पाएंगे। लाखों शिक्षकों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान सामने आया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। बिहार के शिक्षक नहीं रहे निराश, शिक्षक खुश होंगे तभी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जिन्हें ट्रांसफर चाहिए वो अब आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए शिक्षक अप्लाई कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग आवेदन की जांच करेगा। जनवरी में शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। पति पत्नी, महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले के नियमों में काफी हद तक बदलाव किया गया है। सभी को ऐच्छिक ट्रांसफर देने का प्रयास सरकार करेगी। स्थगित हुई शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर दिया है। यानी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। एक निराशा का बादल था, लग रहा था कि अब ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि कल जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जो जहां हैं वहीं रहेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज के पत्र के बाद अचानक शिक्षकों में एक उत्साह जो है फिर से देखने को मिल रहा है। देखिए, जो स्थानांतरण नीति है जी, जब हम लोगों ने स्थानांतरण नीति में आवेदन पत्र प्राप्त किए थे तो कल तक 2,60,000 लोगों ने अपना रिक्वेस्ट अपलोड किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया, जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जी। लेकिन इसके इतर जो बाकी लोग हैं, जैसे काफी बीमार जी टीचर्स थे, जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, पति पत्नी के मामले थे, और बीपीएससी के टीचर तो बहुत दूर दराज में पोस्टिंग थी, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं करीब अपने घरों के करीब पोस्टिंग हो। ये लोग उस वेबसाइट पे उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था और 2,60,000 के आसपास जो आवेदन पत्र थे, उसमें मोटा मोटी इन लोगों ने जो बीमारी और ये सब थे, ये अपने में 10,000 थे और बाकी महिलाओं के अलग थे। तो हम लोगों ने सबसे कहा है कि आप अपना अभ्यावेदन दीजिए। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट में आते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और हम लोग इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के कितने मामले हैं और इस पर अगर तरह कार्रवाई करेंगे। विशेष समस्या से ग्रसित जो शब्द है, उसमें शिक्षक जो है फिर से एक तरह से असमंजस में है कि आखिर इसका क्या मतलब है। क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी आपकी थी और जो अप्लाइंग प्रक्रिया थी, उसमें यह था कि जो भी शिक्षक चाहते हैं, खासकर बीपीएससी वाले हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, पति पत्नी का फायदा मिलेगा, जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं। इसका क्या मतलब हुआ विशेष? देखिए, विशेष समस्या वही बिंदु हैं जो हम लोगों ने पुराने वेबसाइट में अंकित किए थे। तो वही सारे मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, बीमार बच्चे हैं,
बीमार हैं और जहां तक संभव हो हम लोग जो दूर पोस्टेड हैं उनका भी मामला टेकअप करेंगे। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि टीचर को तनाव मुक्त रखने का है। स्कूल में ऐसा पढ़ाई ना हो और तनाव में रहें कि अब मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है, तो तनाव मुक्त करने का तनाव मुक्त वातावरण। महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल ये है कि जो पुरुष टीचर हैं 10 अनुमंडल वाला जो था, क्या उससे अब वो जो बैरियर है वो हम लोगों ने केवल अब तो हम लोग ने ये बैरियर वाला तो समाप्त कर दिया है। हम केवल अभी अभियावेदन मांगे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर इसको समेकित करेंगे। ऑप्शन की बात, ऑप्शन सब खुला हुआ है। 10 ऑप्शन जैसे पूर्व था वैसे सब। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, विस्तार से जानकारियां दे रहे थे। यानी प्रक्रिया जरूर बदली है लेकिन टारगेट वही है, टारगेट नहीं बदला है। एसीएस ने खुद कहा है कि जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है, यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो भी शिक्षक चाहेंगे, जिन्हें जरूरत है वे अप्लाई करेंगे और जनवरी में शिक्षा विभाग उनकी पोस्टिंग करेगा। यानी जो ट्रांसफर चाहते हैं उसके लिए आवेदन करेंगे और 15 दिन शिक्षा विभाग स्क्रूटनी करने में लगाएगा कि आखिर जिन्हें जरूरत है, जिन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो एक्चुअल अप्लाई है, उन्हें जरूरत है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए स्कूल आवंटन किए जाएंगे और निश्चित रूप से जिस बात को लेकर टेंशन में शिक्षक थे, वो टेंशन धीरे धीरे अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भूमि राजस्व विभाग ने पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। 189 सीओ का वेतन रोका गया है और 12 से ज्यादा सीओ पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को लेकर विभाग ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता के साथ अन्याय करने वाले को कोई बचा नहीं सकता है। राजस्व भूमि सुधार विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी भ्रष्टाचारी के दिन लिखे हुए हैं, जैसे यमराज के यहाँ सबका दिन तय है। सरकार जल्द ही 47 लाख परिवार की सर्वे सूची जारी करने जा रही है। राजस्व विभाग के किसी भी तरह का जो हम आम जनता को सेवा देते हैं, मैंने खुला संदेश राजस्व विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी को दिया है कि अगर जनता के साथ आप अन्याय करेंगे, जनता के काम में देर करेंगे, भ्रष्टाचार का अगर खेल होगा, तो दिलीप जायसवाल एक ऐसा मंत्री है कि उसके कलम से कोई नहीं बचेगा। बिहार में सिपाही बहाली की शारीरिक परीक्षा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। 9 दिसंबर से शुरू हो रही ये परीक्षा अगले साल 10 मार्च तक चलेगी। बता दें कि सिपाही परीक्षा में 11,95,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,07,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पटना में गर्दनीबाग हाई स्कूल के मैदान में दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें सुबह 7 बजे से हर दिन 1600 पुरुष और 1400 महिला शामिल होंगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से किसी के भी बहकावे में या फर्जीवाड़े में नहीं आने की अपील की गई है। महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो, महिलाओं के जो है वो गर्भवती न होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र एक बार फिर सड़क पर उतर आए। बुधवार शाम को पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए पटना विश्वविद्यालय कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना विश्वविद्यालय की कक्षाओं को बंद कर दिया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। विद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कल काफी संख्या में छात्र संगठन से जुड़े नेता और छात्र पटना विश्वविद्यालय में कुलपति जो कार्यालय है वहां पर उन्होंने घेराव कर दिया था। कुलपति को बंधक बना लिया गया था और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया था। आज दूसरे दिन भी तस्वीर ऐसे ही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पटना विश्वविद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए भारी संख्या में फोर्स जो है यहाँ पर बुलाया गया है। मजिस्ट्रेट पटना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बुलाए गए हैं और गेट को बंद किया गया है। दूसरी तरफ भारी संख्या में छात्र जो हैं पटना विश्वविद्यालय के कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। कि कल भी पुलिस इसी तरीके से थी और पुलिस के समक्ष हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कोई हम लोग एग्रेसिव बात नहीं बोल रहे थे, लेकिन पुलिस के डिप्टी एसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि तुम लोग अगर हम लोग को उकसाओगे, दबंगई करोगे तो 10 मिनट में तुम लोग को खाली कर देंगे, पीटेंगे भी और जेल में भी डालेंगे। जब छात्र नेता मांग करते हैं छात्र संघ चुनाव की तो उन पर लाठी बरबाना, कहाँ का ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का जो पहला नर्सरी है वो पटना विश्वविद्यालय ही है और ऐसे जगहों पे लाठी चलाना, छात्रों पे लाठी चलाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना विश्वविद्यालय का समस्त छात्र चाहता है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो और इस तरह की लगातार जो घटनाएं हो रही है। आज पूरी कक्षा अभी पहला प्रारूप है, ये आंदोलन का पहला प्रारूप है। अभी ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का मांग पूरा नहीं करेगा। जितना दिन चलेगा उतना दिन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। छात्रों का आरोप है कि कल बेवजह उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र चोटिल हो गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा, विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने अपनी मांग रखी है और पटना विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कब तक छात्रों से डायलॉग जो है वो स्थापित करता है ताकि जो डिमांड है छात्र संघ चुनाव की वो इनकी डिमांड पूरी हो सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में भी 4-0 से एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आएगा। गढ़ भी जीतेंगे, बेलागंज भी जीतेंगे। हम लोग मांझी जी की सीट जो है वो भी जीतेंगे और तराड़ी भी जीतेंगे। तो हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे और जो नए नए लोग भी आजमा रहे थे अपना हाथ कि दिखा देते हैं 24 में, उनको भी पता लग जाएगा कितना वोट आता है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के बाद आरजेडी ने दोनों जगह जीत का दावा किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लोगों को एग्जिट पोल पर अब भरोसा नहीं है और दोनों राज्यों में महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। उन्होंने अगले साल दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए का सुपड़ा साफ होने का दावा किया है। पोल पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद और फिर हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया, तब एग्जिट पोल पर भरोसा लोगों को नहीं रहा। जो दिखाया गया उसके ठीक विपरीत रिजल्ट आया। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और एनडीए का सुपड़ा दोनों राज्यों में साफ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि पशुपति पारस एनडीए में नहीं थे और अब एनडीए छोड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उनकी बात करना बेकार है। चिराग पासवान ने महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल पर कहा कि वे लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं और दोनों जगह एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिला है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। आज पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें फिर से धमकी मिली। इसमें उनके घर की तस्वीर मोबाइल से खींचकर भेजी गई और उर्दू में धमकी दी गई। सांसद ने बिना नाम लिए जेडीयू के एक महासचिव पर आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार के 2-3 अधिकारी भी चाहते हैं कि पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं मिले। उन्होंने घर की रेकी किए जाने का भी आरोप लगाया और मोबाइल फोन में इसकी तस्वीर भी दिखाई। पप्पू यादव ने धमकी के पीछे शामिल लोगों के नाम का खुलासा करने की बात भी कही है। मुझे तो कोई जान माल की हिफाजत के लिए भीख इनसे मांगना नहीं, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आपके 1-2 पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, नीतीश कुमार जी, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार मेरे पप्पू यादव की भी भूमिका थी, नहीं थी तो आप खुद बताएं। और आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी 1-2 हैं
जो लगातार पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं। 2-3 सरकार में पदाधिकारी हैं जो साजिश रचते हैं, जिसका नाम मैं लोकसभा के भीतर खोलने वाला हूँ। पटना में बेटा चौक जाने वाली सड़क से जाम हटाने के लिए बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को खुद एक्शन में आना पड़ा। मुख्य सचिव खुद बेटा चौक पहुंचे। उनके साथ पटना डीएम और पथ निर्माण के अधिकारियों के साथ पटना पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बेटा चौक के चौड़ीकरण और यहां से होकर गुजरने वाली 4 लेन के काम की समीक्षा भी की। उन्होंने जल्द ही चौक के नाम जाम से मुक्त करने का दावा करते हुए निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करने की बात कही। बता दें कि पहला मौका है जब बेटा चौक को जाम से निजात दिलाने और यहाँ होने वाले 4 लेन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव को आना पड़ा है। तो बीटा चौक पर ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। डीएम एंड एसएसपी ने भी निरीक्षण किया था और आज मैं भी उनके साथ में आया हूँ ये देखने के लिए कि इस जगह को डीकंजेस्ट करने के लिए हमें क्या इमीडिएट मेजर्स ले सकते हैं। बीटा चौक के 2 तरफ हमारी जमीन खाली मिल गई है, तो वहाँ पर स्लिप रोड बनाने के लिए एजेंसी को कहा गया है और बीटा से परेड तक जो रोड है 2 लेन उसको 4 लेन करना चाहिए। बेतिया में नरकटियागंज पनियवा रेलखंड के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन के डिरेल होने की जांच की जारी है। पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में घटना की जांच जारी है। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी चूक पर बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दरअसल दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन 04068 हरिनगर रेलवे स्टेशन के यार्ड में जैसे पहुंची, तब तक ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू दल ने पटरी से उतरी बोगी को अलग किया और बाकी बोगी सहित ट्रेन को दरभंगा के लिए रवाना कर दिया। कल रात 04068 जो स्पेशल ट्रेन है आनंद विहार से दरभंगा जा रही थी, उसमें पहले हरिनगर स्टेशन के होम सिग्नल के पास जो है अलार्म चेन पुलिंग हुई। उसके बाद अलार्म चेन पुलिंग के बाद जब रिलीज़ करके गाड़ी चलाई गई तो क्रॉसओवर नंबर 63 AB पे उसका जो पहला कोच था इंजन के बाद SLRD, वो पीछे वाली ट्रॉली के 4 चक्के जो हैं उसके अपघटित हो गए। ये मामला है, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था उस ट्रेन कोच में और किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। मोतिहारी में तेज रफ्तार गाड़ी के ठोकर से 10 साल के अंकुश की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया और गाड़ी में आग लगा दी। आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। धनटोली से पर आवे रखा होने से भाई कांड एंती हो गया बोलोरो वाला एंट्री से गाड़ी घुमा के एंती मार के गाड़ी की गाछी के गिरा दिलक और लड़का के मार के गाड़ी छोड़ के भाग गया। कैसे सूचना आप लोगों को कैसे मिला है? तो लड़का से जाके कहला बउआ के गिरा दिलो, मार के गाड़ी वाला भाग गलो। तो मोतिहारी के सुगौली में कस्टम ऑफिस का कस्टम कमिश्नर डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों से विभाग से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल की सीमा बिहार से सटी हुई है, ऐसे में नेपाल से कई प्रतिबंधित सामानों की देश में तस्करी होती है। उन्होंने अधिकारियों को तस्करी रोकने के निर्देश दिए। बताया कि कस्टम विभाग लगातार अपने मिशन को लेकर अभियान चला रहा है, जिससे तस्करी पर भी रोक लगी है। वो एरिया है, इलाका है वो, तो वहाँ पे भी स्मगलिंग की शिकायतें आती रहती हैं। तो अपने ऑफिसर्स का हम एक उनका फीडबैक लेते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कैसे इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां निजी स्कूल के पास से अगवा 10 साल के बच्चे का पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। फतुहा थाना अध्यक्ष के गोविंदपुर से उसे अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोकामा रेलवे स्टेशन से आरोपी छोटू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को स्कूल से लौटने के दौरान रिशु को आरोपी छोटू सिंह अगवा कर अपने साथ ले गया था। बताया जा रहा है कि छोटू सिंह ने उधार के पैसे की वसूली को लेकर अपहरण किया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। यह बताया गया कि यह अपहरण छोटू कुमार द्वारा उधार के पैसे की वापसी को करने को लेकर किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि पूर्व से छोटू कुमार और निशा देवी के बीच में प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और छोटू द्वारा निशा देवी को लगातार धनबाद ले जाने का दबाव दिया जा रहा था। इस संबंध में
तुरंत टीम का गठन किया गया और त्वरित का बोधगया पहुंचे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका आयोजन मगध विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। इसके 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी मीन्स विजन फॉर फ्यूचर, तत्वज्ञान। और हमारी फिलॉसफी जो भविष्य के लिए हमें निर्माण करनी है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल इस बुलेटिन